हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये हमारी यूपी ट्रिपल सी पीईटी की क्लास है। ठीक है, इस क्लास में हम हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा भारतीय इतिहास है 5 नंबर का, उसकी ये पहली क्लास है। ठीक है, एंशियंट पीरियड यानी कि प्राचीन काल की बात करते हैं। प्राचीन काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एक है प्री हिस्टोरिक पीरियड, एक है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, एक है हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल। इसका जो समय है वो है मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल है, इसका जो समय है वो है 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, जो हिस्टोरिक पीरियड है यानी कि ऐतिहासिक काल है, इसका जो समय है वो है 600 ईसा पूर्व से आगे का समय। ठीक है, तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसमें क्या होता है, इसमें अवशेष तो मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, अवशेष तो मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। वहीं मैं बात करूं आद्य ऐतिहासिक काल की, तो यहाँ पर अवशेष भी मिलते हैं यानी कि फॉसिल्स भी मिलते हैं, लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है इनको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो इसी पीरियड में आती है यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। और आज की क्लास में हमें सिंधु घाटी सभ्यता को ही पढ़ना है। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में अवशेष भी मिले हैं यानी कि फॉसिल्स भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उनको पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमको बात करनी है आद्य ऐतिहासिक काल, और इसमें भी हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जो आपके सिलेबस का एक टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड की, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल की। ठीक है, इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा पाषाण युग यानी कि स्टोन एज, और एक है हमारा ताम्र युग यानी कि कॉपर एज। ठीक है, जो पाषाण युग है यानी कि स्टोन एज है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इन तीनों से यानी कि पुरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से और नव पाषाण काल से, इन तीनों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो प्रयागराज से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, प्रयागराज से मिलते हैं, और प्रयागराज में बेलन नदी घाटी से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, वेलन घाटी से मिलते हैं। जो बेलन नदी है ये टोंस की सहायक नदी है। किसकी है, टोंस नदी की सहायक नदी है बेलन नदी, है ना। तो जो बेलन घाटी है यहाँ से पुरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के और नव पाषाण काल के तीनों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की। इसी में आता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इस काल में मनुष्य धातुओं का प्रयोग करने लगा था, ये चीज याद रखनी है। और इसके महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, जैसे कि मेरठ है और सहारनपुर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जो लोग थे वो तावे में टिन मिलाकर एक धातु बनाने लगे थे जिसको कांसा बोला जाता था और कांसे का प्रयोग करने लगे थे। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और पहला स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा था, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। तो प्राचीन समय में जो सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे हुआ करती थी, क्योंकि नदियों के किनारे आदमी की जरूरत को पूरा करने के लिए पानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सभी लोग जानते हैं। तो उस वजह से जो भी सभ्यताएं बसती थी वो नदियों के किनारे ही बसती थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता है सिंधु नदी के किनारे थी। किसके नदी के किनारे थी, सिंधु नदी के किनारे थी। और भी जो इसके स्थल हैं वो अलग अलग नदियों के किनारे मिलते हैं। ठीक है, इस टाइम पे जो मनुष्य था, सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया था, उसके बाद कांसे का प्रयोग किया था, उसके बाद लोहे का प्रयोग किया था। 1826 में चार्ल्स मैसन एक व्यक्ति थे, इन्होंने खोजा था। ठीक है, किसको खोजा था, सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा था। इसके बाद 1856 में
कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया था और इनके प्रयास से ही, किसके प्रयास से, कनिंघम के प्रयास से 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1861 में की गई थी। किसके प्रयास से की गई थी? कनिंघम के प्रयास से की गई थी। और इस टाइम पे जो वायसराय थे वो थे कैनिंग। कौन थे? कैनिंग के समय में ये की गई थी। ठीक है। नदी कौन सी थी? सिंधु नदी थी, ये मैं पहले बता चुका हूं। सिंधु सभ्यता का जो काल है वो है जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व यानी कि बीसी। ठीक है। ऐतिहासिक मत की बात करता हूं तो वो है 2750 से लेकर 1700 बीसी यानी कि ईसा पूर्व, 2750 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। एनसीईआरटी की बात करता हूं तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक। ठीक है। जो काल निर्धारण किया जाता है ये किया जाता है कार्बन 14 के द्वारा। किसके द्वारा? कार्बन 14 पद्धति के द्वारा इसका काल निर्धारण किया जाता है। इसको कार्बन डेटिंग पद्धति भी बोला जाता है। ठीक है। उत्खनन जो किया था, उत्खनन से एक मानव का जो कंकाल प्राप्त हुआ था उसी से इसका काल निर्धारण किया गया था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्खनन से एक मानव कंकाल प्राप्त हुआ था उस मानव कंकाल से ही इसका काल निर्धारण किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं नए आंकड़ों के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये 8000 वर्ष पुरानी है। कितनी? 8000 वर्ष पुरानी है। यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही यानी कि जीवित रही। ठीक है। 2200 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य में यह सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में थी यानी कि पीक पे थी। ठीक है। इसके टाइम पे कुछ और सभ्यताएं भी थी जिनको समकालीन सभ्यताओं के नाम से जाना जाता है। तो एक थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये इराक में थी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये किस नदी पर थी? तो दजला और फरात नदी पर थी। किस पे? दजला और फरात नदी पर थी। एक मिस्र की सभ्यता थी और एक चीन की सभ्यता थी। ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं थी। इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली थी। तो उत्तरी सीमा की बात करते हैं, पश्चिमी सीमा की बात करते हैं, दक्षिणी सीमा की बात करते हैं और पूर्वी सीमा की बात करते हैं। उत्तरी सीमा जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की ये थी मांडा यानी कि जम्मू एंड कश्मीर तक। ठीक है। मांडा जम्मू एंड कश्मीर तक है, ये उत्तरी सीमा है और चिनाब नदी के पास में है। कहाँ पे है? चिनाब नदी पर स्थित है। ऐसे ही जो पूर्वी सीमा है ये है आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? मेरठ उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के पे। कहाँ पे है? हिंडन नदी पे। ऐसे ही पश्चिमी सीमा है ये है सुतकांगेडोर। कौन सी है? सुतकांगेडोर। और ये पाकिस्तान का दक्षिण बलूचिस्तान स्थान है। कौन सा है? पाकिस्तान का दक्षिण बलूचिस्तान। ठीक है। और ये दास्क नदी के किनारे है। कहाँ पे है? दास्क नदी के किनारे है। ऐसे ही दक्षिणी सीमा ये दैमाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? दैमाबाद महाराष्ट्र में है और ये प्रवरा नदी के किनारे है। ठीक है। तो उत्तरी सीमा मांडा चिनाब नदी के किनारे है, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, दक्षिणी सीमा दैमाबाद ये प्रवरा नदी के किनारे है और पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर ये दास्क नदी के किनारे है। ठीक है। ऐसे ही जो पश्चिम से पूर्व की लंबाई है वो कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये है 1500 किलोमीटर। कितनी है? लगभग 1500 किलोमीटर है। ऐसे ही उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो है लगभग 1200 किलोमीटर। कितनी है? लगभग 1200 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व की लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर। ठीक है। कुल क्षेत्रफल की बात मैं अगर करूं तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता का 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया है सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग। ठीक है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता दो टीलों में विभाजित हुआ करते थे। इसके जो स्थल हैं वो दो टीलों में विभाजित होते थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। ठीक है। पूर्वी टीला नीचे बना हुआ होता था और पश्चिमी टीला ऊंचा बना हुआ होता था। ठीक है। एकमात्र धौलावीरा एक ऐसा स्थान है धौलावीरा जहां पे 3 टीले थे। ठीक है। धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 टीलों में विभाजित था। कौन कौन से?
पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला और मध्य टीला। बाकी जो स्थल थे उसमें पूर्वी टीला होता था और पश्चिमी टीला होता था। ठीक है, पश्चिमी टीला को दुर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पश्चिमी टीला को दुर्ग कहा जाता था। और यह ऊंचा होता था। कैसा होता था? पश्चिमी टीला ऊंचा होता था, ऊंचाई पर बना होता था, जिससे कि अगर कोई बाढ़ वगैरह आए तो वहां तक ना पहुंचे। ठीक है, ऊंचाई पर बना होता था, ऊंचा होता था, छोटा होता था और सुरक्षित होता था। कैसा होता था? सुरक्षित होता था। ठीक है, इसमें शासक रहते थे, पुरोहित रहते थे और जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो रहते थे पश्चिमी टीले पर। ठीक है, पूर्वी टीला जो था ये नीचे बना हुआ होता था, इसको निचला नगर कहते थे। क्या कहते थे? निचला नगर कहते थे। ये बड़े होते थे पश्चिमी टीला के अपेक्षा और असुरक्षित होते थे, यानी कि इनकी सुरक्षा के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था। ठीक है, यहाँ पे आम जनता रहती थी, व्यापारी रहते थे और किसान रहते थे। ठीक है, जो धौलावीरा में मध्यम टीला था, यहाँ पे रक्षक रहते थे। कौन रहते थे? रक्षकों को रखा जाता था। कहाँ पे? मध्यम टीला में, धौलावीरा में। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो गई। इसके बाद आगे मैं बात करता हूं, अधिकतर विद्वानों के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता हैं वो कौन है? तो वो हैं द्रविड़, है ना। अधिकतर विद्वानों ने माना है कि द्रविड़ ने सिंधु घाटी सभ्यता बसाई थी। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के ये निर्माता हैं। एक विद्वान है गार्डन चाइल्ड, इनके हिसाब से सुमेरियन है। ठीक है, एक है मार्टिमर व्हीलर, इनके हिसाब से कौन है? दास हैं इसके निर्माता। एक है डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, इनके हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य हैं। और एक है राखल दास बनर्जी, इनके हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है? द्रविड़ हैं। वैसे ज्यादातर लोगों ने किसको माना है? द्रविड़ को ही माना है। ठीक है, जो मार्टिमर व्हीलर हैं ये इन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल बताया है वो बताया है 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। कितना? 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक बताया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। ठीक है, हम किसकी बात करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करते हैं। तो जो लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की वो है भाव चित्रात्मक लिपि। कौन सी है? भाव चित्रात्मक लिपि है। अगर आपसे पूछा जाए कैसे लिखी जाती है तो दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी कि इस साइड से इस साइड की ओर लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। इस लिपि में 64 मूल चिन्ह होते हैं। कितने? 64 मूल चिन्ह हैं। 1853 में सबसे पुराना नमूना मिला था इस लिपि का। ठीक है, अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं ये पूजा करते हैं पशुपति की। किसकी करते हैं? पशुपति की पूजा करते हैं। पशुपति की मोहर भी यहाँ से मिली है। पशुपति की जो मोहर है उसमें योगी की एक बैठी हुई आकृति है। कैसी है? एक योगी जी हैं जो बैठी हुई मुद्रा में हैं। संभवतः शिव पशुपति को ये दर्शाते हैं। ठीक है, इसके चारों ओर 4 पशु हैं, जैसे कि गेंडा है, भैंस है, हाथी है, बाघ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये पूछ लेता है कि कौन सा पशु इसमें नहीं है, तो अच्छे से याद रखना, गेंडा है, भैंस है, हाथी है और बाघ है। ठीक है, और इसके सिंहासन के नीचे 2 हिरण हैं। ठीक है, तो 5 पशु हो गए, हिरण हो गया, गेंडा हो गया, भैंस हो गया, हाथी हो गई और बाघ हो गया। ठीक है, ये सारे पशु पशुपति की मोहर में हैं। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज है ये कैसा है? मातृ सत्तात्मक है। कैसा है? मातृ सत्तात्मक है, यानी कि फीमेल जो होती हैं वो मुखिया होती हैं। सभ्यता का आकार, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? तो ये है त्रिभुजाकार। कैसा है? ट्रायंगुलर है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पवित्र पशु है ये है कुबड़ वाला बैल। कौन है? कुबड़ वाला बैल है। इसको वृषभ भी बोला जाता है, इसको श्रृंग युक्त पशु भी बोला जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यवसाय है वो क्या है? वो है व्यापार और कृषि। कौन सा है? व्यापार और कृषि इसका व्यवसाय है। धातु की बात करते हैं तो कांसे का प्रयोग करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, मातृ देवी की पूजा करते हैं और धरती माता की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं, उसी को मातृ देवी बोलते हैं। ठीक है,
पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और माप तौल की जो इकाई है सिंधु घाटी सभ्यता में ये 16 के गुणज में होती है। कैसे होती है? 16 के गुणज में, यानी कि 16 फिर 32 फिर 64, इस तरीके से 16 के गुणज में होती है। ठीक है, इस तरीके से आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों के बारे में। जैसे कि हड़प्पा है, हड़प्पा की खोज 1921 में की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा की खोज की थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1992 में राखल दास बनर्जी ने। किसने? राखल दास बनर्जी ने खोज की थी मोहनजोदड़ो की। चनहुदड़ो की खोज की थी 1931 में। किसने की थी? मजूमदार ने की थी। किसने की थी? मजूमदार ने की थी। ठीक है, और जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है, ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। जो हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे है, जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे है, और जो चनहुदड़ो है ये भी सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, इसको हरा से याद कर सकते हैं। ठीक है, हा से हड़प्पा और रा से रावी नदी। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, तो मौसी से याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, माँ से हो जाएगा मोहनजोदड़ो और सा से हो जाएगा सिंधु नदी। ठीक है, इस तरीके से इनको अच्छे से याद रखना। धौलावीरा की बात करते हैं, ये लूनी नदी के किनारे है। कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में है। लोथल की बात करते हैं, ये भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ पे है? भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, ऐसे ही जो बनावली है ये सरस्वती नदी के किनारे है, इसको द्वसदती नदी भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है? हरियाणा। ठीक है, तो जो बनावली है ये हरियाणा में है। जो कालीबंगन है ये घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में। कहाँ पे है? बनावली हरियाणा में है और जो कालीबंगन है ये राजस्थान में है। ठीक है, जो बनावली है ये सरस्वती या द्वसदती नदी के किनारे है, हरियाणा में है, और कालीबंगन है ये घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, कालीबंगन घग्गर ये कंगा से याद कर सकते हैं। इससे कंगा है ना, घर पे यूज होता है ना कंगा, तो का से हो जाएगा कालीबंगन और घा से हो जाएगा घग्गर। ठीक है, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, इसको लोभ से याद कर सकते हैं। ला से हो जाएगा लोथल और भा से हो जाएगा भोगवा। ठीक है, लोभ। ठीक है, इस तरीके से एक ट्रिक बना लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, इनको याद रखना है। ठीक है, रोपड़ की बात करते हैं, ये सतलज नदी के किनारे है, पंजाब में। कहाँ पे है? पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे कुछ स्थलों के बारे में, जैसे कि बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में कौन कौन से स्थल आते हैं? पहले तो यहाँ पे महत्वपूर्ण मकरान तट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मकरान तट कहाँ पे है, तो बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान में ही सुतकांगे डोर है, दास्क नदी के किनारे है। सोत का को है, ये सादिकौर नदी के किनारे है। बालाकोट है, ये बिंदार नदी के किनारे है। ठीक है, ऐसे ही जो सिंध है पाकिस्तान का, इसके अंतर्गत मोहनजोदड़ो आता है, चनहुदड़ो आता है, ये भी यहीं पर है। जूड़ी रो जोदड़ो ये भी यहीं पर है। अमरी यहीं पर है। कोट दीजी यहीं पर है। अली मुराद यहीं पर है। रहमान डेरी यहीं पर है और राड़ा गुंडई भी यहीं पर है, सिंध क्षेत्र में, पाकिस्तान में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में सरस्वती नदी को घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, ये चीज याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। सरस्वती नदी को घग्गर नदी के नाम से राजस्थान में जाना जाता है। और जो कालीबंगा है ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। इसके बाद हरियाणा की बात करते हैं, इसके अंतर्गत राखीगढ़ी आता है, यहाँ पे है। बनावली हरियाणा में है और बालू स्थान ये भी हरियाणा में है। कुछ नए स्थलों की खोज की गई है हरियाणा में, जैसे कि भगवानपुरा ये हरियाणा में है, मिथाथल ये भी हरियाणा में है, और कुणाल ये भी हरियाणा में है। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखना, ये नए स्थल हैं। ठीक है, ऐसे ही महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो यहाँ पे है दैमाबाद। क्या है? दैमाबाद है। यहाँ से कांस्य मूर्तियों का साक्ष्य मिला है, यहाँ से कांसे का रथ मिला है। क्या मिला है? कांसे का रथ मिला है, बाकायदा उस पर एक इंसान बैठा हुआ है और उसको चला रहा है। तो इस तरीके से कांसे का रथ मिला है महाराष्ट्र के दैमाबाद से। ठीक है, इसके बाद पंजाब। पंजाब में है रोपड़, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का जो रोपड़ है वो पंजाब में है। हाल ही में चंडीगढ़ में हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कहाँ पे? चंडीगढ़ में। इसके बाद गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में
गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 14 स्थल मिले हैं और जो अन्य क्षेत्र हैं जैसे कि सौराष्ट्र है, मैदानी भाग है, यहाँ से कुछ अन्य स्थल भी मिले हैं। यानी कि गुजरात से कुल 22 पुरा स्थल मिले हैं लगभग। ठीक है, कितने? 22। ठीक है, इसमें जैसे कि रंगपुर है, लोथल है, पाडरी है, धौलावीरा है, भगवत राव है, सुरकोटदा है, नागेश्वर है और इसमें कुछ नए स्थल भी मिले हैं जैसे कि कुंतासी है, देसलपुर है और रोजदी है। ठीक है, ये नए स्थल हैं जो गुजरात में स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा की। किसकी? सबसे पहले हम हड़प्पा की बात करते हैं। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है और रावी नदी के बाएं किनारे पर है। कहाँ पे है? रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है हड़प्पा। ठीक है, इसकी खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने। किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। जो हड़प्पा है इसका क्षेत्रफल है 5 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर की परिधि में हड़प्पा स्थल फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ग्रिड पद्धति में बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? ग्रिड पद्धति में बना हुआ है, यानी कि बाकायदा बहुत स्ट्रक्चर तरीके से यहाँ की जो रोड वगैरह होती हैं वो बनी हुई है चौराहे तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे जो चौराहे रोड बनी हुई है, चौराया बने हुए हैं, तो इस तरीके से इसको बोला जाता है ग्रिड पद्धति में बना हुआ है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से शव दफनाने की प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं और शव दफनाने के साक्ष्य भी हड़प्पा से मिले हैं। सुरक्षा दुर्ग की बात करते हैं। यहाँ से एक सुरक्षा दुर्ग मिला है, उसका नाम है माउंट एबी। क्या है? माउंट एबी नाम है। और जो इसका नाम है माउंट एबी, ये रखा था किसने? मार्टिमर व्हीलर ने। किसने रखा था? मार्टिमर व्हीलर ने रखा था। ये इतिहासकार हैं, इन्होंने इस दुर्ग का नाम माउंट एबी रखा था। ठीक है, इन्होंने ही इसकी खोज वगैरह करवाई थी। हड़प्पा से मुद्रा बनाने में सेल खड़ी का प्रयोग होता था, इसके साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से ही स्वास्तिक चिन्ह मिला है, जो साथिया बोला जाता है, इस तरीके से होता है। तो जो स्वास्तिक चिन्ह है वो कहाँ से मिला है? ये भी हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा से विशाल अन्नागार मिला है। अन्नागार यानी कि जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता था, अनाज को स्टोर किया जाता था। ठीक है, विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है, 12 कच्छों का। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले 12 कच्छों का विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है, क्योंकि अन्नागार मोहनजोदड़ो से भी मिला है। ठीक है, तो 12 कच्छों का पूछे तो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। और 6-6 की 2 कतारें हैं इसमें, एक लाइन में 6 थे। ठीक है, और दूसरी लाइन में 6 थे, तो इस तरीके से 6-6 की 2 कतारें हैं, यानी कि 12 कच्छों के एक विशाल अन्नागार है। किसका? 12 कच्छों का विशाल अन्नागार है। ठीक है, स्त्री के पेट से निकलता हुआ पौधा यहाँ से मिला है। क्या मिला है? स्त्री के पेट से निकलता हुआ पौधा यहाँ से मिला है। गेहूं के और जौ के दोनों के साक्ष्य के अवशेष यहाँ पे मिलते हैं। कहाँ पे? हड़प्पा में। ठीक है, हड़प्पा से ही एक R37 कब्रिस्तान मिला है। क्या मिला है? R37 कब्रिस्तान मिला है, ये भी हड़प्पा से ही मिला है। और हड़प्पा से ही शंख से निर्मित बैल मिला है और लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ पुरुष मिला है। क्या मिला है? लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ पुरुष मिला है। ठीक है, हड़प्पा को जो स्टुअर्ट पिगट थे, एक इतिहासकार हैं, इन्होंने अर्ध औद्योगिक नगर बोला है। किसको? हड़प्पा को। किसको? अर्ध औद्योगिक नगर बोला है हड़प्पा को। और हड़प्पा को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया है। किसने? स्टुअर्ट पिगट ने। किसने? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया है। ठीक है, तो आज की हम इस क्लास में इतना ही रखते हैं। आगे जो सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ चीजें बची हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आगे थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हम लोगों ने एक सारथी बैच बनाया है UP पैट के लिए। किसके लिए? पैट के लिए बनाया है। ये कंप्लीट बैच आपका होने वाला है, सारे सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाएंगे, डेली इसकी क्लास चलेंगी और हैंड रिटन PDF नोट्स इसके दिए जाएंगे। जब आपका एग्जाम नजदीक होगा तो लास्ट टाइम शॉर्ट रिवीजन नोट्स भी दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, कभी भी आप देख सकते हैं। वीकली टेस्ट भी लिया जाएगा और हम हर संडे को एक डाउट सेशन रखते हैं मीटिंग के तौर पे, है ना। टेलीग्राम पर एक मीटिंग रखते हैं जिसमें आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं।
प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाई जाएंगी, डाउट सपोर्ट रहेगा। तो इस तरीके से हमने ये बैच बनाया है। मुझे आप जानते हैं, मेरा नाम नरेंद्र है और ये मिस्टर जितेंद्र सर हैं, इनकी बात करते हैं। ठीक है, ये हमारे जितेंद्र सर हैं। आई होप कि सभी लोग इनको जानते होंगे। इन्होंने अभी यूपी PSC ARO में सिलेक्शन लिया है। इससे पहले लेखपाल में भी रह चुके हैं और यूपी PCL में अभी ये जॉब कर रहे हैं। और मैं नरेंद्र, मैंने भी कई सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। यूपी लेखपाल 2021 का मैंने DBB करवाया है। रेलवे लोको पायलट में फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था मेरा। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों लोग मिलकर इस बैच को कंप्लीट करवाएंगे। एक ही बैच से आपकी संपूर्ण तैयारी होने वाली है। ठीक है, इसमें हम प्रैक्टिस वगैरह सारी चीजें करवाएंगे। ठीक है, इसका जो हमने प्राइस है, फीस है, वो रखी थी 299, लेकिन अभी केवल 199 पे करके आप जुड़ सकते हैं। पहले 100 विद्यार्थियों के लिए केवल 199 रुपए फीस है। तो आप जल्दी से जल्दी इस बैच में जुड़ जाइए। इसी तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट हैंड रिटन तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको बैच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और ये हाई स्कोर ओरिएंटेड बैच है। और इस बैच से जुड़ने के लिए या तो मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, या जो एक नंबर लिखा हुआ है 9140875386, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। ठीक है, आपको इस बैच में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।